ये हॉट केस एक प्रकार का फ्यूज नहीं होता है, कम यूज होता है, एक प्रकार का ओवन ही है। इसमें वस्तु को रख के हम लोग गर्म करते हैं, वस्तु को रख के क्या करते हैं, गर्म करते हैं हॉट केस में, और बाकी कुछ नहीं है। इसमें भी चला फिलामेंट किसका होगा, नाइक्रोम का। फिलामेंट किसका, आ जाओ इधर, हॉट केस यही से पढ़ना देगा। ये हॉट केस चला एक प्रकार का फ्यूज नहीं होता है, कम यूज होता है, एक प्रकार का ओवन ही है। इसमें वस्तु को रख के हम लोग गर्म करते हैं, वस्तु को रख के क्या करते हैं, गर्म करते हैं हॉट केस में, और बाकी कुछ नहीं है। इसमें भी चला फिलामेंट किसका होगा, नाइक्रोम का। फिलामेंट किसका होगा, नाइक्रोम। इसका उपयोग पकी हुई वस्तुओं को गर्म करने के लिए किया जाता है, वस्तु पकाने के लिए नहीं, पकी हुई वस्तु को गर्म करने। इसकी संरचना छोटे अलमारी के समान एक बॉक्स होती है। यह बॉक्स स्पाइल स्टील शीट की बनी दोहरी दीवार होती है। दोहरी दीवार क्यों होगा, अरे तो दोहरी दीवार होगा तब ना बाहर नहीं जाएगा हीट, क्योंकि बीच में हवा रहेगा। बीच में क्या रहेगा, हवा रहेगा। यह बॉक्स स्पाइल स्टील की बनी दोहरी दीवार होती है। क्या दीवार होती है, आई दोनों दीवार के बीच में क्या रहता है, हवा। क्या रहता है, ताकि हीट बाहर जा सके कि नहीं जा सके। दीवार के बीच उष्मागतिकी पदार्थ, अब देखो ये दीवार है या तो इसके बीच में हवा रहेगा, लेकिन और ज्यादा अगर तुम चाहते हैं कि उष्मा बाहर नहीं जाए, इसके बीच में थर्मोकोल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, तो हीट बाहर जाएगा। उष्मागतिकी पदार्थ थर्मोकोल भर दिया जाता है। इसमें उष्मा तंतु की शक्ति कितना 750 से 1000, लगभग जितना चला हीटर है ना इसी के रेंज में रहता है। नॉर्मल खाना बनाने वाला हीटर होगा तो थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा, तो नॉर्मल खाना गर्म करने वाला, पानी गर्म करने वाला, जो थोड़ा बहुत गर्म करने वाला है, कितना से कितना रहता है, 750। उष्मा तंतु श्रेणी क्रम में ताप नियंत्रण करने के लिए क्या लगाएंगे, थर्मोस्टेट। इसका जगह ताप नियंत्रित करने के लिए क्या लगाते हैं, थर्मोस्टेट। ओवन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट जो नाइक्रोम के तार से गर्म होता है, नाइक्रोम तार गर्म होगा और उससे तुम्हारा खाना गर्म होगा। जैसे हीटर के पास खाना करने के गर्म नहीं होगा, तो वैसे ही नाइक्रोम का तार गर्म होगा तो तुम्हारा गर्मी से तुम्हारा खाना गर्म होगा। और दूसरा है चुंबकीय ओवन, जो चुंबकीय तरंगों के द्वारा गर्म करता है। एक तो नॉर्मल नाइक्रोम के तार से गर्म होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण गर्म। तो दो प्रकार का ओवन हमारे यहाँ यूज होता है। ओवन का उपयोग भोजन पकाने, केक आदि बनाने तथा पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए किया जाता है। इसमें वो बोरोसिलिकेट का बर्तन होता है। बोरोसिलिकेट उष्मा विद्युत करता है, कुचालक क्या है, या कांच भी तो कुचालक ना है विद्युत का, लेकिन कांच का बर्तन यूज कम करते हैं। या उपकरण दो प्रकार का, एक कौन, हीटिंग एलिमेंट टाइप, आएगा माइक्रोवेव यानी चुंबक सूक्ष्म तरंग। माइक्रो का मतलब यहाँ सूक्ष्म तरंग से, कौन तरंग से है, अब बताओ सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है, का ए प त्रि और सु रे ति है ना। एक तो तुम्हारा एकदम कंप्लीट नाइक्रोम का तार लगा के गर्म कर देंगे, और दूसरा सूक्ष्म तरंग द्वारा। ओवन कितने प्रकार का, तो उष्मा तंतु प्रकार का ओवन देख लो, ये कंप्लीट फिलामेंट रहेगा नाइक्रोम का। या हॉट केस जैसा दिखाई देता है, हॉट केस एक प्रकार का। इसमें 2500 वाट तक का प्रकार का नाइक्रोम तार का उष्मा तंतु प्रयोग किया जाता है। कितना वाट तक, 2500 वाट। उष्मा तंतु प्रकार का ओवन किसके नियम पर, जूल का। ये पोलैरिटी पर काम करेगा, करंट देगा, नाइक्रोम का तार हमको गर्मी देगा। इस उपकरण में हॉट केस की भांति पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए प्रयोग किया जाता। ओवन में ताप नियंत्रण के लिए क्या लगाते हैं, थर्मोस्टेट लगाते हैं। इसमें उष्मा नियंत्रक नॉब, थर्मोस्टेट तथा टाइमर का प्रयोग किया जाता है। टाइमर का भी प्रयोग होता है। जैसे मान लो तुम 30 सेकंड के लिए टाइमर लगा दोगे तो 30 सेकंड के बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये जब टाइम ऑन करोगे तभी, जैसे मान लो कोई सामान इसमें रख दिया, रख के भूल गए, रख के भूल भी जाइएगा तो आप एक टाइमर लगा दीजिए, टाइमर यहाँ लगा दीजिए कि 10 सेकंड के, 20 सेकंड के, 30 सेकंड, उतना के बाद थर्मोस्टेट अपने आप कनेक्शन को क्या करेगा, कट कर देगा। कट कर देगा तो आपका खाना उतने देर तक गर्म होगा, उसके बाद गर्म नहीं होगा। कहते हैं इसमें उष्मा नियंत्रक नॉब हीट को कंट्रोल करता है, टेंपरेचर कंट्रोलर, थर्मोस्टेट तथा टाइमर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन एक हो गया वो कॉइल टाइप का, नाइक्रोम का कॉइल को गर्म करके तब खाना गर्म करेंगे, और एक हो गया किस टाइप का, माइक्रोवेव ओवन। अभी यही यूज हो रहा है, वो कॉइल वाला जो है नाइक्रोम का तार लगा के हम गर्म करते हैं। क्या लगा के करते हैं, ओवन। यह भी हॉट केस जैसा ही दिखाई देता है, परंतु इसमें कोई उष्मा तंतु प्रयोग नहीं किया जाता है। उष्मा तंतु कौन है, उष्मा तंतु कौन है, इसमें नाइक्रोम प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रिक हीटिंग है, करंट देते हैं, हीट मिलता है, लेकिन जूल प्रभाव के द्वारा हीटिंग नहीं है। बढ़िया समझना, जूल प्रभाव कहता है कि रेजिस्टेंस के कारण हीट होगा। जूल प्रभाव क्या कहते हैं, H बराबर, इसको हम ये नहीं कहते हैं डायरेक्ट कि यह जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि जूल का ऊष्मीय प्रभाव करता है प्रतिरोध के कारण हीट जनरेट हो। अब वो तो उष्मा तंतु लगाएंगे तब ना, आज जब चुंबकीय तरंग सूक्ष्म तरंग से हीट करेंगे तो क्या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है वो। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग तो है, क्योंकि करंट देके हीट जनरेट करें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग हुआ कि नहीं। कहते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। चलो इसको हाईलाइट कर लो। मैग्नेट्रॉन जैसे देखो, एक मिनट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हम लोग अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं, वैसे ही मैग्नेट्रॉन के द्वारा हम लोग सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करते हैं। माइक्रोवेव का मतलब सूक्ष्म तरंग। अगर सूक्ष्म तरंग किससे उत्पन्न करते हैं, मैग्नेट्रॉन से। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या जनरेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तुमको कह देगा ताप विद्युत प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव से हम लोग पराश्रव्य तरंग जनरेट करते हैं, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। क्वार्ट्ज एक प्रकार का कांच ही है, या डॉल्टन ने सीटी बजाकर। दूसरा, मैग्नेट्रॉन के द्वारा हम लोग सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करते हैं, माइक्रोवेव उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करते हैं, माइक्रोवेव उत्पन्न करते हैं। क्या, डॉल्टन ने सीटी बजाकर। पराश्रव्य का इंग्लिश क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। हो गया, अरे हुआ, हुआ, अरे हुआ। आपको पता है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। ओवन में रखे खाद्य पदार्थ को उच्च आवृत्ति वाली तरंग इतनी तीव्र गति से कंपन करती है कि वह 4 से 5 मिनट में ही क्या हो जाता है, पक जाता है।
देखो एक चला ध्यान रखना, कंपन से भी ऊष्मा जनरेट होता है। जैसे अगर हम ऐसे कंपित करेंगे तो हीट जनरेट होगा। किसी भी तरंग में अगर कंपन हो जाए, वाइब्रेशन हो जाए तो हीट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाए। और यही उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें भोजन पकाने के लिए कांच, बोरोसिलिकेट ग्लास, चीनी मिट्टी आदि अचालक पदार्थ के बने बर्तन का प्रयोग किया जाता है। कांच में भी चला कौन कांच, बोरोसिलिकेट, जो गर्म होने के बाद चमके, गर्म होने के बाद प्रसारित होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास, चीनी मिट्टी आदि का बर्तन प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के में धातु के बर्तन का प्रयोग करेंगे। धातु का बर्तन तो चला ये भी गर्म होगा, दाल भी गर्म हो जाएगा। तो धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे बर्तन का प्रयोग करेंगे जो उसमें क्या होगा, कुछ अलग। हीट कन्वेक्टर कुछ नहीं चला, एक प्रकार का हीटिंग मशीन ही है। ये आपको हीटर के जैसा गर्मी देगा। जैसे हीटर गर्मी देता है ना, वैसे इसमें ब्लोअर लगा होता है, आपको गर्मी देगा। गर्म हवा फेंकने के लिए, क्या फेंकने के लिए, गर्म हवा फेंकने के लिए इसका प्रयोग किया जाने वाला उपकरण ही हीटिंग कन्वेक्टर है। एक प्रकार का रूम हीटर समझ लो। कहते हैं इसमें भी ये देखा है कि नहीं, मेरे पास हमको लगता है 4-5 को है, हमारे पास भी होगा। और लोग खरीदते हैं इसको, बहुत कम पैसे में हमको लगता है 2-3 हज़ार रुपये में अवेलेबल है। इसमें एक ब्लोअर समझते हो, जैसे ये हीटर एक कॉइल को गर्म करते हैं, तो कॉइल को गर्म करके पीछे को पंखा लगा देते हैं। अब पंखा लगा देंगे तो हीट को आगे भेजेगा। इसमें एक ब्लोअर तथा 2 हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। हीटिंग एलिमेंट कहां लपेटा हुआ होगा, माइका शीट पर। किसके शीट पर, आने तो चलिए तार को ऐसे ही लपेट दोगे तो तार ऐसे रहेगा, कैसे झूल जाएगा। तो माइका शीट पर ऐसे करके लपेटोगे तो रहेगा। बोलो ना, हीटिंग एलिमेंट को माइका शीट के टुकड़ों पर नाइक्रोम का तार लपेटकर बनाया जाता है। ये जो हीटिंग एलिमेंट है यहां से यहां तक, इसको माइका शीट पर लपेट दिया जाता है नाइक्रोम के तार पर। तब यहां से वहां क्या क्या लगाता है, तो इतना लंबा बता तो कॉइल रहेगा। अब तुम ऐसे से लपेट दोगे सीधा रहेगा, तो किसके बेस पर रहेगा, किसके बेस पर रहेगा। हीटिंग एलिमेंट को जाली के रूप में बनाया जाता है और उन्हें ब्लोअर के सामने क्या किया जाता है, स्थापित किया। ऐसे हीटिंग एलिमेंट को बनाया जाता है। अब यहां देखो हवा लेने के लिए जगह छोड़ देते हैं, इसके पीछे यहां पर ब्लोअर लगा देंगे, यहां ब्लोअर लगा देंगे, ये हीट होगा। ये ब्लोअर सीधा आगे क्यों नहीं हीट देगा। हीटिंग एलिमेंट की शक्ति कितना वाट, कितना वाट। अब हेयर ड्रायर तो जानवे करता होगा, हेयर ड्रायर भी एक प्रकार का हीट ब्लोअर ही है। इसमें भी कुछ नहीं करते हैं। देखो यहां फिलामेंट लगा दिए हैं, अरे बोलन दे, हीटिंग एलिमेंट है, यहां पर एक मोटर लगा दी, ये को कनेक्शन दे दिया, फिलामेंट में गरम कर दिया। ये वो यहां पंखा ब्लोअर लगा दिया, ब्लोअर लगा दिया, गर्मी को क्या करेगा। जैसे वो हीटिंग एलिमेंट यहां नाइक्रोम का तार लगा दिया, ये कनेक्शन इसको दे दिया, फेज न्यूट्रल है, ये को पंखा को दे दिया। अब पंखा सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, ये जैसे गर्मी यहां जनरेट करेगा कि बहुत पंखा चलाओगे तेजी से, इसको जो है सब गर्मी को आगे की ओर फेंकेगा, आगे फिर यहां से निकल जाएगा गर्मी, तो तुम्हारा बाल क्या हो जाएगा, हमारा बाल तो ऐसे ही सूख जाता है। तो कहते हैं हेयर ड्रायर एक विद्युतीय उपकरण है जिससे गीले बाल को क्या किया सुखाया था। या हीट कन्वेक्टर है। हीट कन्वेक्टर जैसे ब्लो करता है, ब्लो करना मतलब बहाना, जैसे ब्लो करता है वैसे ही ना ब्लो करता है। हीट कन्वेक्टर का एक छोटा रूप है। इसमें एक छोटा ब्लोअर, ये ब्लोअर, ये छोटा ब्लोअर और एक छोटा नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट होता है। बड़ा कॉइल लेंगे हम लोग, हमको बाल में सुखाना है, तो सब कुछ छोटा छोटा लेते हैं और एक ब्लोअर लेते हैं, एक हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम लेते हैं। देख लो, ये फैन का ब्लेड है, ये एयर कूलर है, एयर कूल यहां से हवा आएगा, यहां मोटर लगा हुआ है, मोटर इसको चला देगा, यहां वायर कॉइल है, वायर कॉइल की हवा को गर्म हवा जो यहां गर्म होगी हवा, उसको क्या करेगा, उष्मिक वायु जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहां स्विच रहता है, अगर कोई ऑपरेट किया होगा ऐसे करके हम लोग स्विच ऑन ऑफ करके अपना यूज कर लेते हैं। ये कोड है जो यहां कनेक्टेड है। हीटिंग एलिमेंट को माइका के आयताकार टुकड़ों पर नाइक्रोम लपेट कर बनाया जाता है। सही कि गलत, हमें तो इससे चला कॉइल को आप नहीं रख सकते हो, क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसलिए जब भी कॉइल को लपेटेंगे किसके ऊपर, माइका को हिंदी में क्या कहते हैं, अब्रक। उपकरण का स्विच ऑन करने पर तब हीटिंग एलिमेंट चालू हो जाएगा। उपकरण का स्विच जैसे आप ऑन कीजिएगा, ये ब्लोअर भी चालू हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट भी चालू हो जाएगा। जैसे गरमाएगा ये क्या करेगा, फेंकेगा। हम ब्लोअर तथा हीटिंग एलिमेंट चालू हो जाता है और उपकरण गर्म हवा फेंकने लगता है। अब है चला विद्युत इनक्यूबेटर। इसका उपयोग चला करते हैं अंडा वगैरह को, मुर्गी से अंडा से मुर्गी निकालने। अंडा जो होता है ना, अच्छा तुम ऐसा देखा है कि मुर्गी जो है जाता है अंडा पर किस पीछे रहता है। अब तुम अंडा को नॉर्मल यहाँ रख दोगे ना, नॉर्मल हवा में, तुम सोचोगे कि बच्चा निकल जाएगा, तो नहीं होगा। उसको उपयुक्त ताप पर रखना होगा, तभी अंडा से मुर्गी निकलेगा। तो वो लोग क्या करता है, जैसे खोल दिया कि नहीं खोला, खुला है, हाँ इसको खोल दो, सब मिनट खोल दो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चला ये मान लो कि अब मुझे बहुत सारा अंडा प्रोड्यूस हो गया है और वो अंडा को हम चाहते हैं कि एक भी अंडा मेरा नष्ट नहीं हो। अब जैसे चला मुर्गी है, मान लो 5 अंडा है और मैं 3 अंडा को ठीक से किया। अब कभी-कभी ऐसा होता है, तुम देखा कबूतर वगैरह का अंडा कुछ मिस हो जाता है, ऐसा देखिए मुर्गी का भी होता है। मुर्गी का भी सारा अंडा सक्सेस नहीं होता है, लेकिन अगर आप मशीन के द्वारा सेम टेंपरेचर को मेंटेन कीजिएगा इंक्यूबेटर में, तो हर अंडा मुर्गी देगा। नहीं तो अगर मुर्गी मान लो 3 अंडा यहाँ 2 अंडा वहाँ चल गया, मान लो मुर्गी को रात भर याद नहीं रहा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सारा अंडा को इंक्यूबेटर में डाल देते हैं और डाल के उसको एक निश्चित टेंपरेचर पर रखते हैं। निश्चित टेंपरेचर पर रख के सब मुर्गी से अंडा से क्या निकाल लेते हैं, मुर्गी कहते हैं मुर्गा। और चला 2 दिन और धीरे धरो, कहते हैं विद्युत इनक्यूबेटर का उपयोग मुर्गा पालन उद्योग में मुर्गियों के अंडों को कृत्रिम रूप से उष्मा प्रदान कर उससे बच्चे निकालने में किया जाता है। अंडों को समान मात्रा में उष्मा प्राप्त होती रहे, इसके लिए कई बंद प्रकार के उष्मा तंतु का प्रयोग किया जाता है। इसको चला एकदम कंप्लीट समान मात्रा में मिलेगा और सारे अंडे मुर्गा या मुर्गी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें तापमान नियंत्रित करने के लिए फिर क्या लगा होगा, थर्मोस्टेट। इसलिए चला बार-बार पूछता है, सब इंस्ट्रूमेंट में लगा रहता है। विद्युत इनक्यूबेटर की संरचना कैसी होती है, हॉट केस जैसा है। जैसे हॉट केस में हम लोग अंदर रख के कुछ पका लेते थे, इसमें पका लेंगे, खाली इसमें थर्मोस्टेट लगा देंगे कि उससे ज्यादा टेंपरेचर नहीं जाने तो मुर्गी के बाद ऑमलेट बन जाएगा। और हमें तो पता चला बॉयल अंडा मिल जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो एक निश्चित टेंपरेचर, हाँ एक निश्चित टेंपरेचर ही इसको हम लोग देते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जानता है कि नहीं, नहीं जानता है। एक बात पता चला, जब गैस वो है ना, हाँ ठीक, जब गैस द्रव में बदलेगा तो क्या होगा बताओ, ठंडा होगा कि गर्म होगा, तानेगा नहीं लेगा, तानता क्या है वे? गैस जब द्रव में बदलेगा, गैस किसमें बदलेगा, क्या होगा, ठंडा होगा पक्का। तो वही मामला है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते हैं, गैस भरो, गैस भरो, गैस क्या करो, और वो गैस खत्म हो गया, गैस लीक करके बोलते हैं ना, तो उचला उसको प्रशीतक कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट गैसीय अवस्था में होता है और जब गैसीय अवस्था को द्रव अवस्था में बदलिएगा तो ठंडा करना होगा, तो ठंडा हो जाएगा, वही ठंडा सर्कुलेट हो जाएगा, तो आपको ठंडक लगेगा। उसके लिए हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में हम लोग अमोनिया रेफ्रिजरेंट 12 R12 का प्रयोग करते हैं। उसका प्रशीतक, प्रशीतक दूसरे को क्या करता है, ठंडा करता है। क्या करता है,
रेफ्रिजरेटर का उपयोग जल को ठंडा करने, बर्फ बनाने, आइसक्रीम जमाने तथा खाद्य सामग्री को ठंडा करने अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि अधिक समय तक जीवाणु और कवक में वृद्धि नहीं होता है। ठंडे में कम तापमान पर सड़ाता कौन है खाने को? जीवाणु और कवक। कौन सड़ाता है? अब कम तापमान पर जीवाणु और कवक में वृद्धि भी कम होता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज में जो खाद्य पदार्थ है अधिक समय तक रखता है। अभी देखो क्या है, आम का सीजन चल रहा है ना, अब जो लोग स्टोर करने वाला होगा कोल्ड स्टोरेज में आम स्टोर कर देगा 200 क्विंटल 300 क्विंटल, अब उस टाइम में बेचेगा जब आम खत्म हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में जीवाणु और कवक में वृद्धि कम होती है, इसलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ से आज तुम खाना सब्जी लेके जाओ, 10 दिन बाद भी उस सब्जी का यूज तुम कर पाता है, नहीं कर पाता है। बहुत सारा ऐसा चीज आसानी से आप रखिएगा और आसानी से रख जाएगा, क्योंकि ठंडे में जीवाणु और कवक में वृद्धि कम। रेफ्रिजरेटर का उपयोग जल को ठंडा करने, बर्फ, आइसक्रीम जमाने तथा खाद्य सामग्री को ठंडा करने अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यदि गैस को संपीड़ित कर दिया जाए तो वह किस अवस्था में बदल जाता है? एक बात बताओ, जो एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको संपीड़ित करके सिलेंडर में भर देते हैं तो द्रव हो जाता है कि ठोस? हाँ, अगर गैस को संपीड़ित कर दिया जाए तो किस अवस्था में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस, इस प्रक्रिया में गैस उष्मा को क्या करता है? मुक्त करता है। एक बात पता चला, गैस द्रव में बदलेगा, ये अपना उष्मा को मुक्त करेगा, आगे ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो और गर्म आ जाएगा। क्या करेगा? हम गैस हैं, हम चाहते हैं ठंडा हो जाए, हम अपना उष्मा को मुक्त करेंगे ना, बोलोगे नहीं करेंगे। गैस ठंडा होता है, किसी गैस को संपीड़ित कर दिया जाए तो वह द्रव में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में गैस से उष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। जब इसी संपीड़ित गैस को चौड़ी नलिकाओं से गुजारा जाता है तो वह पुनः क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में आसपास के क्षेत्र में उष्मा क्या हो जाती है? कहते जब इस संपीड़ित गैस को, इसको ये हमेशा ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? एक बात बताइए, अगर कोई गैस आपके पेट में रहता है और गैस जब निकल के फैलता है तो जो फैलेगा तो ठंडा होगा कि गर्म होगा? अच्छा, खाना बनाए हैं, डेली बनाता होगा, सब्जी बनाता होगा, देखता होगा चीज एरिया में सब्जी, ये मान लो सब्जी बना रहे हैं तो यहाँ पर देखना तुम, यहाँ जो गैस निकलता है बहुत गर्म रहता है, फिर फैलेगा तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो कहते हैं जब इसी संपीड़ित गैस, यहाँ संपीड़ित है, इधर जाकर फैलेगा, संपीड़ित गैस को चौड़ी नलिकाओं से, चौड़ा नलिका मतलब फैला हुआ कि सिकुड़ा हुआ से पुनः गैस में जो गुजारा जाता है तो पुनः गैस में बदल जाता है, लेकिन फैल जाता है, सिक जाता है। और इस प्रक्रिया में आसपास के क्षेत्र से उष्मा को क्या कर लेता है? जिसके कारण आसपास का क्षेत्र क्या हो जाता है? इसी उपकरण में फ्रीऑन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रीऑन। एक लाइन में समझो, संपीड़ित गैस जब फैलेगा ना तो ठंडा होगा कि गर्म? ठंडा होगा तो आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्या करेगा? ठंडा क्या करेगा? उसी से हमारे हमको ठंडा मिलता है। कंडेंसर में से जब गैस को गुजारा जाता है तो किसमें परिवर्तित होता है? ये हमेशा ध्यान रखना, कंडेंसर कहीं भी होगा, कंडेंसर का काम है, कंडेंसर को हिंदी में कहते हैं संघनक। इसका काम होता है संघनन। बताओ तो संघनन पढ़े हैं साइंस में? किससे किसमें गैस से द्रव में बदलना। संघनक का काम है गैस से द्रव में बदलना। हो गया? बदलना, द्रव में बदलना किसका काम है? आई से भी चला संघनक। कंडेंसर का नाम सुने हो ना? कंडेंसर। बॉयलर का काम क्या है? बॉयलर का काम क्या है? बॉयलर का काम क्या है? पानी को, द्रव को किसमें बदलना? वाष्प में बदलना। बॉयलर का काम क्या है? द्रव को वाष्प में बदलना। या पढ़िएगा डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे थर्मो पावर प्लांट। बॉयलर का काम है द्रव को किसमें बदलना? वाष्प में। द्रव को किसमें बदलना? वाष्प में। कंडेंसर से जब गैस गुजारा जाता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? हम बोले कंडेंसर का काम क्या है? अब तुरंत बताइए कंडेंसर का काम क्या है? गैस को ऐसे भी संघनन की हिंदी होता है। संघनन मतलब होता है गैस में द्रव, गैस को द्रव में बदलना। बोल भी नहीं करेंगे। कंडेंसर जब गैस गुजरता है तो किसमें बदलता है? तंग नलिकाओं। तंग नलिका समझता है? तंग मतलब संकरा अधिक की कौम, तंग का मतलब होता है अधिक। तंग गलियां, अधिक संकरी गलियां जिसमें जगह कम हो। नहीं सुना है रे? हम लोग कहते हैं तंग गलियां मतलब वो गली जिसमें जगह ज्यादा हो कि कम हो, एकदम कम हो। कहते हैं तंग नलिकाओं मतलब छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को ही कंडेंसर कहलाते हैं। और यह उपकरण के पीछे की ओर स्थापित किए जाते हैं। ये वाला जो भाग है दोस्त मेरे, ये वाला भाग कंडेंसर है। इवेपोरेटर नाम है। इवेपोरेटर क्या करेगा बता? इवेपोरेटर में जब द्रव गुजारा जाता है तो किसमें परिवर्तित करेगा? इवेपोरेटर मतलब जो वाष्पीकृत करता हो। इवेपोरेटर मतलब वाष्पीकृत करेगा, मतलब किसको किसमें बदलेगा? द्रव को वाष्प। कंडेंसर गैस को द्रव। क्लियर है? इसको आप इवेपोरेटर का भी यही काम है। कंडेंसर, बॉयलर, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का भी यही काम है। इसका भी काम है द्रव को किसमें बदलना? वाष्प। अब देखो, कहता है इवेपोरेटर से जब द्रव गुजारा जाता है तो किसमें परिवर्तित होता है? गैस। कंडेंसर से जब गैस गुजारा जाता है तो किसमें बदल जाता है? द्रव। कंडेंसर गैस को किसमें बदलता है? द्रव। इवेपोरेटर वेपोराइज करेगा तो द्रव को किसमें बदलेगा? वाष्प में। और उल्टा होता है, कंडेंसर का उल्टा इवेपोरेटर। कंप्रेसर के श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग रिले, थर्मोस्टेट इत्यादि लगाया जाता है। रिले का काम है सेंस करना और थर्मोस्टेट का काम है तापमान को क्या करना? नियंत्रित करना। शीतलन कक्ष, लैंप तथा डोर स्विच को श्रेणी क्रम में संयोजित कर स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। ये शीतलन कक्ष जो सबसे ऊपर होता है, ये वाला कक्ष। लैंप जो रोशनी देता है, कभी फ्रिज वगैरह खुलेगा तुरंत से लैंप बदल जाता है। लैंप, डोर स्विच, कौन स्विच लगा दोगे तो आपको बाहर में टेंपरेचर दिखाई देगा। नॉर्मल लोगे तो नहीं दिखाई देगा, अधिक दाम वाला लोगे तो बाहर में तुमको सारा चीज डिस्प्ले पे दिखाई देगा। डोर स्विच को श्रेणी क्रम में तीनों को श्रेणी में जोड़ते हैं और तब स्रोत के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर, ताकि इसको हमेशा करंट मिलते रहे। समानांतर में जोड़ेंगे तो हमेशा करंट मिलेगा, लेकिन इन तीनों को किस क्रम में? श्रेणी क्रम। अब देखो होगा क्या, जैसे शीतलन कक्ष ऑन होगा, लैंप, डोर स्विच ये सब काम करना शुरू कर देगा, अपने आप लॉक हो जाएगा, लैंप अपने आप बुझ जाएगा या चलना होगा तो चल, डिपेंड करेगा कनेक्शन पे। रेफ्रिजरेटर के सामान्य शीतलन के कक्ष वहां भी कितना डिग्री से? 4 डिग्री। अब कितना बार साइंस में भी आप पढ़े होंगे कि रेफ्रिजरेटर में खाना कितने डिग्री से बसना चाहिए? 4 डिग्री से। कम होने पर थर्मोस्टेट का कंप्रेसर को ऑफ कर देते हैं और इस प्रकार जब तापमान 4 डिग्री से अधिक होने पर थर्मोस्टेट के कंप्रेसर को पुनः क्या करते हैं? अगर 4 से कम है, मैक्सिमम टेंपरेचर कितना चाहिए? 4 से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर 4 से ज्यादा है तो फिर कंप्रेसर को ऑन करके ठंडा कीजिए। अगर 4 से कम है तो कंप्रेसर को ऑफ कर दीजिए, ठंडा करने की जरूरत नहीं है। नहीं था आना कितने परसेंट अच्छे रहता है? 4 से ज्यादा संरक्षित रहेगा। अगर 5-7 बार कंप्रेसर को ऑन करके ठंडा कर लीजिए। अगर 4 से कम है तो कंप्रेसर को ऑफ कर दीजिए, ठंडा करने की जरूरत
डीप फ्रीजर कक्ष स्थापित किया जाता है, कक्ष का तापमान कितना होता है -5 से 0। बर्फ वगैरह जमाने के लिए हम लोग डीप फ्रीजिंग करते हैं। डीप का मतलब अधिक, डीप का मतलब अधिक। तो बर्फ वगैरह को जमाने के लिए हम लोग डीप फ्रीजिंग में अंतर है। डीप फ्रीजिंग का मतलब होता है बर्फ जो जमा हुआ है उसको हटा देना, टेंपरेचर को बढ़ा देना। कभी कभी आप देखिएगा डीफ्रॉस्ट या डीप फ्रीजिंग कहते हैं। डीफ्रॉस्ट का मतलब होता है जैसे आप डीफ्रॉस्ट फ्रिज ऑन कीजिएगा, पूरा का पूरा जहां बर्फ है उष्मा का क्या है, कुचाल है। लिख लो, बर्फ उष्मा का कुचालक है। बर्फ उष्मा का क्या कुचालक है, बर्फ उष्मा का क्या रे कुचालक है। बर्फ उष्मा का क्या है कुचालक। अगर बर्फ आपके फ्रिज में हर जगह जम गया ना तो ठंडा नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग डीप फ्रॉस्ट स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। कहता है अगर डीप फ्रीजिंग का मतलब होता है, लिख लो डीप फ्रॉस्ट, जमी बर्फ को पिघलाना। डीप फ्रीजिंग, डीप का मतलब होता है गहरा, डीप फ्रीजिंग अधिक ठंडा भाग। रेफ्रिजरेटर का सबसे अधिक ठंडा भाग है डीप फ्रीजिंग, जहां पर हम अधिक ठंडा करते हैं। अरे देखा, डीप फ्रॉस्ट क्या होता है उसमें, डीप फ्रॉस्ट क्या करता है, जमी हुई बर्फ को पिघलाता है। डीप फ्रीजिंग मतलब अधिक ठंडा करता है। कहते हैं रेफ्रिजरेटर में प्राय कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसके जब हम आपको मोटर का यूज का लिस्ट देंगे उसमें ही रहेगा। और कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर मोटर के टाइप में और वो करेंगे कि क्या होता है जब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो वाटर कूलर क्या करता है, ये चला वाटर कूलर है ना, ये वाटर कूलर है। वाटर कूलर का कनेक्शन अगर ये क्या है, अर्थ है ना, यहां से तेज आया, अरे यहां एक रोटरी स्विच है। कौन स्विच है, रोटरी स्विच। तुमको दो स्विच दिखेगा, एक वो 3 स्पीड कूलर मोटर है, ये मोटर है जिससे पंखा जुड़ा हुआ होगा। पंखा या तो 3 को होता है या तो 4 को, ठीक ना। पंखा या तो 3 को या तो 4। 2 को क्या देखा है, होता है छुट्टी में, छोटा जो फैन नहीं होता है जो नॉर्मल लोग यूज करता है बाल वगैरह को सुखाने के लिए, उसमें 2 भी फैन होता है नॉर्मली, लेकिन क्या होता है 3 को, अन्यथा क्या होता है 4, लेकिन नॉर्मली फिर भी 3 या 4 ही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 स्विच है ना, ये स्विच और एक ये स्विच। तो तुम्हारा ये कूलर वाटर पंप है। इस साइड में देखना, लकड़ी का बुरादा का जो है जाली बना दिया जाता है। आई पंप से पानी निकाल कर इस पर डाल दिया जाता है। आप क्या क्यों जाली बनाते हैं, इसलिए जाली बनाते हैं, उस पर पानी दोगे तो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। समझे, पानी अगर इस पर डालोगे लंबे समय तक क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा और तुमको बार बार पानी सूखेगा नहीं। अब दूसरा ये तो हो गया तुम्हारी मोटर, मोटर से जुड़ा क्या होगा, पंखी, पंखा इससे जुड़ा हुआ होगा, टैना जिसको तुम लोग कहता है, वो इससे जुड़ा हुआ है। एक स्विच यहाँ रोटरी स्विच जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा हुआ होगा, जितना नंबर पे तुमको ले जाना है उतना स्पीड तुमको दे देगा। एक स्विच यहाँ पर है जो इस पंप को चालू करेगा, समझे, पंप को चालू करेगा, पंप इस पर पानी फेंकना शुरू करेगा और पानी जब फेंकेगा तो एनवायरनमेंट ठंडा मिलेगा, फिर वही ठंडा हवा तुम्हारी ओर आएगा। यही होता है कूलर में। एक्चुअल में कनेक्शन हमारा एयर फिंगिंग मोटर है ये, यहाँ पर तुम्हारा कूलर वाटर पंप है ये हो गया तुम्हारा, ये एक स्विच हो गया, एक स्विच हो गया जिसके इस स्विच के द्वारा तुम पंप को कंट्रोल करोगे, इस स्विच के द्वारा तुम मोटर पंखा के स्पीड को कंट्रोल करोगे। यही कनेक्शन मिलेगा। अर्थ तो सबको पता है किसके लिए, ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए। ऑपरेटर की क्या सुरक्षा, इसका उपयोग शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाता है। यह रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर ही काम करता है। टैंक के चारों ओर लगे इवेपोरेटर वाइल जल को कितना डिग्री से, कितना इसके कंप्रेसर में वाटर कूलर की बात हो रही है। यहाँ चला फिगर दे दिया है इसका कूलर का। वाटर कूलर की बात हम कर रहे हैं जो पानी ठंडा करने वाला। वाटर कूलर कहाँ होता है, देखा है ये अभी जो तुमको हम सर्किट समझाया है, ये कूलर का है, बोलेंगे इसमें चला फ्रीऑन वगैरह नहीं भरा होता है। इस पर हम आगे चर्चा करें, इसमें कहीं फ्रीऑन नजर आ रहा है, लेकिन यही जो तुम देख रहे हो ना, ये सेम टू सेम फ्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। इसके सिद्धांत पर इसमें भी ये गैस भरी जाती है, इसमें भी गैस भरी जाती है। नॉर्मल पानी तुम डालोगे यहाँ से ठंडा और गर्म पानी मिल जाएगा। इसमें भी अभी ब्लू स्टार नीचे लगा हुआ है, उसमें भी तुम नॉर्मल पानी डालोगे ठंडा पानी तुमको मिलेगा। ये भी एक प्रकार का फ्रिजिंग चैम्बर है जो फ्रिज करके आपको बाहर देता है। फ्रिज करता है कैसे करेगा, कंप्रेसर इवेपोरेटर रहेगा तभी फ्रिज करेगा। कंप्रेसर रहेगा तो गैस को द्रव में बदल देगा, इवेपोरेटर रहेगा तो द्रव को गैस में बदल देगा। जैसे ही गैस को द्रव में बदलेगा तो उसका क्या करेगा, उसका क्या करेगा, क्या द्रव को गैस में बदलेगा तो उसका क्या करेगा। तो दोनों स्थिति में हमको हॉट और कूल दोनों पानी मिल जाता है। इसमें कंप्रेसर में क्या भरा जाता है, इसकी बात करें तो फ्रीऑन भरा जाता है। जहां भी ठंडा करना है उसके लिए जो गैस भरते हैं, फ्रीऑन या रेफ्रिजरेंट 12 या अमोनिया, ये 3 को प्रशीतक के लिए गैस भरा जाता है। इसमें सामान्यतः कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि यह विकल्प में ना हो तो क्या लगाना है, ये क्वेश्चन पूछा है। चला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी तुम आगे पढ़ाएंगे और सैडल पोल मोटर भी आगे पढ़ना है। मोटर का टाइप पढ़िएगा ना, वहीं दोनों पढ़ना। अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ना रहे तो क्या मानना है, सैडल पोल। अब है डेजर्ट कूलर। अब ये कूलर है जो तुमको ये वाला ये कूलर फिगर उल्टा लग गया था। कूलर की अगर बात करें, चला कूलर का काम क्या है, देखो इस उपकरण का उपयोग गर्मी के मौसम में क्या करने के लिए, ठंडी वायु प्रदान करते या वायु के वेग तथा आर्द्रता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका उपयोग घर, होटल, कार्यशाला सभी स्थानों पर विद्युत पंखे के स्थान पर किया जाता है। आखिर इसके स्थान पर कौन यूज करते हैं, एसी। इसके स्थान पर एसी प्रयोग करते हैं। इसके 3 ओर लकड़ी के 3 ओर, देखो अगर कोई भी कूलर है चला, इधर से हवा आएगा, देखो इधर से लकड़ी का बुरादा, इधर से लकड़ी का बुरादा, पीछे से लकड़ी का बुरादा देंगे, आगे से नहीं ना देंगे, हवा आएगा कैसे। इसके 3 ओर लकड़ी की कतरनों से भरी जाली लगी होती है इस टाइप की, तथा सामने की ओर क्या लगा होता है, सामने कोई ग्रिल होगा तब उंगली नहीं जाएगा, ग्रिल लगा होता है, ग्रिल यांत्रिक क्षति से बचाएगा। ये तुम्हारा चला कूलर का सिद्धांत है जो कूलर हमारा काम करता है। इसमें एक एग्जॉस्ट पंखा तथा एक वाटर लिफ्टिंग पंप होता है। एग्जॉस्ट पंखा का काम क्या होगा, जो ठंडी वायु होगी उसको बाहर फेंकना। वाटर पंप का काम क्या है, पानी को लेके लकड़ी के छिलन पे डालना, बोलेंगे पानी को लेके कहां डालना, लकड़ी के छिलन पे डालना। एक वाटर लिफ्टिंग पंप सप्लाई के समानांतर क्रम में क्या कहता है, संयोजित किया जाता है। इसमें 3 घूर्णन गतियों वाला अस्थायी संधारित्र मोटर किया जाता है तथा इसमें कौन-कौन गति होता है, निम्न एवं मध्यम तथा उच्च घूर्णन गतियां प्राप्त करने के लिए रनिंग वाइंडिंग में से टैपिंग निकाला जाता है। टैपिंग समझते हो ना, हम बोले रेगुलेटर में क्या होता है, चलो जैसे टैपिंग निकाला जाता है, जब जहां पर कनेक्ट करोगे उतने प्रतिरोध कनेक्ट होगा, उसी हिसाब से धारा जाएगा, उसी हिसाब से तुमको स्पीड मिलेगा। तो कहते हैं टैपिंग निकाला जाता है, टैपिंग से ही हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। टैपिंग को एक 3 वे स्विच, कौन सी चला 3 वे स्विच का काम है 3 एवं मध्यम एवं निम्न एवं मध्यम एवं उच्च रोटरी स्विच से संयोजित किया जाता है। मिक्सर ग्राइंडर तो देखा होगा, है ना मिक्सर ग्राइंडर,
मिक्सर ग्राइंडर में भी चला कुछ नहीं होता है, यहाँ से सप्लाई दिए और सप्लाई देने के बाद वो मोटर लगा देते हैं, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं इसमें। पूछता है ये सप्लाई लगा दिए, सप्लाई लगाना, ये स्विच हो गया, ये वाइपर हो गया, यहाँ से ये ब्लेड हो गया, ये हैंडल हो गया, यहाँ से इसको बोलते हैं लीड इंसर्ट, ये वाला भाग जहाँ से वाष्प जो है बाहर निकलता है। यहाँ मेनली इसमें जो तुमको पूछता है कि इसमें मोटर कौन सा लगता है, तो अलग अलग मोटर लगाते हैं, लेकिन मेनली हम लोग कौन मोटर लगाते हैं, यूनिवर्सल सबसे ज्यादा पूछता है। या एक घरेलू विद्युतीय उपकरण है जिसका उपयोग क्या चीज के लिए, मिल्क शेक बनाने। मिल्क शेक कैसे बनता है ये बता, दूध ले लिया, दूध में काजू किशमिश वगैरह वगैरह डाल के ग्राइंडर से क्या किया, चला दी, पूरा का पूरा मिल जाएगा, गाढ़ा मिल्क मिल जाएगा। दही से मक्खन निकालने, मसाले व चटनी पीसने आदि के लिए किया जाता है। हाँ रे, मोटर का चला ये फिक्सेशन नहीं है, मोटर डिपेंड करता है हमारे यूज और अवेलेबिलिटी पे। उसको हम एक ही मोटर को 3-4 जगह पे लगाते हैं, उसका यूज हम आपको दे देंगे। इसमें मुख्यतः कौन मोटर लगाते हैं, यूनिवर्सल मोटर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि एसी डीसी दोनों पर चलता है, एसी डीसी दोनों पर चलता है। हाईलाइट करके पूछता है, अरे इसका कनेक्शन यही है, बढ़िया देख लो, ये रोटर स्विच है, जैसे हम गति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आइए तुम्हारा क्या हो गया, यूनिवर्सल मोटर। आइए ओवरलोड रिले है, जो ओवरलोड होने पर तुमको बता देगा कि भैया ओवरलोड है, रेड कलर का स्विच चलना शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारा इंडिकेटर लैंप है कि करंट सप्लाई जा रहा है। ओवरलोड स्विच तुमको जैसे मान लो कि तुम अदरक कर दिया बहुत ज्यादा, चला दोगे नहीं चलेगा, तो ओवरलोड स्विच यहाँ इंडिकेटर चलने लगेगा, करंट गति चलने लगेगा, और करंट जब सप्लाई जाएगा यूनिवर्सल मोटर आपका चलने लगेगा। यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी और कितना आरपीएम है, यूनिवर्सल मोटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसी तथा डीसी दोनों पर चलता है। गति नियंत्रण हेतु कॉइल में क्या निकालते हैं, टैपिंग। हम बोले जब भी गति को नियंत्रित करना होगा क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे। टैपिंग करेंगे तो उसमें जहां सटाएंगे उतने प्रतिरोध जुड़ेगा, उतने उसी हिसाब से तुम्हारा गति कंट्रोल होगा। अरे याद है तुमको, हम बोले तो स्व प्रेरण विधि का उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप नॉब लगा दीजिए, आइए इस नॉब को इसे उठा के यहाँ दे दीजिएगा, गति कटवा नहीं जाएगा। इसी पर टैपिंग करते हैं, कहते हैं गति नियंत्रण हेतु कॉइल में टैपिंग निकालकर ओवरलोड रिले मोटर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये तो करंट को लगातार 15 मिनट से अधिक नहीं चलाना चाहिए, बिना लोड का भी नहीं चलाना चाहिए। पहले काम है अदरक प्याज जितना डालना डालो तब चलाओ, बिना लोड के भी नहीं चलाना चाहिए। दूसरा 15 मिनट से ज्यादा चला चलने की संभावना है। ये तो करंट लगातार तुमको कहीं से दूसरा मोटर कहीं निकालते, दूसरा मोटर तो कॉस्ट ज्यादा होगा, आप दूसरा चला के दूसरा मोटर लगाएंगे तो वो हर स्थिति में काम नहीं करेगा, एसी डीसी दोनों पर काम नहीं करेगा। या उपकरण को लगातार 15 मिनट से अधिक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें मोटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड जाम हो जाने की स्थिति में इस उपकरण लगे ओवरलोड युक्त मोटर को क्या करता है, ट्रिप कर देगा, मतलब बंद कर। फिर तुम सारा सामान हटा लो, आप उसको चालू करो। रिले का काम है चला तो उसको ढूंढना, इसको ढूंढना, मतलब सभी धातु केस ग्राउंडेड कर देना चाहिए। बताओ इसका जो धातु जहां होगा उसको ग्राउंडिंग अर्थिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो केस है उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे। यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। यदि मिक्सर मोटर के धातु केस, ये जो धातु का केस है वाइंडिंग के साथ, यहाँ जो कॉइल लगा हुआ है मोटर का, इसके साथ जुड़ जाएगा, वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग इस केस से जुड़ जाएगा, ये ऑलरेडी ग्राउंडेड है तो वाइंडिंग ग्राउंडेड हो गया। जैसे मान लो चला ये मोटर का वाइंडिंग है, ये हमारा धातु का केस है, ये ऑलरेडी ग्राउंडेड है, ये एकरा में सट जाएगा तो ये जो वाइंडिंग है ग्राउंडेड हुआ कि नहीं हुआ, ये तो हमेशा ग्राउंडेड रहेगा। लेकिन अगर ये वाइंडिंग इस केस में सट जाएगा तो ग्राउंडेड होगा कि नहीं होगा। तो कहते हैं तो फिर यदि मिक्सर मोटर के धातु केस के वाइंडिंग के साथ, ये धातु केस की वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क में हो जाए तो कौन ग्राउंडेड हो जाएगा, कौन ग्राउंडेड हो जाएगा, वाइंडिंग ग्राउंडेड हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का नाम सुना है, वॉशिंग मशीन अलग अलग प्रकार का होता है, एक होता है मैनुअल, एक होता है हाफ मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। अलग अलग प्रकार के वॉशिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन कितने प्रकार की हैं, कौन कौन, एक मैनुअल, दूसरा हाफ मैनुअल, आप कह दीजिए आधा ऑटोमेटिक आधा मैनुअल, तीसरा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो घर में जैसे मम्मी लोग है उसका एज हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो वॉशिंग मशीन कितने प्रकार का, अरे मतलब वॉशिंग मशीन ये इधर ये प्लग टॉप है, प्लग टॉप जो अर्थ होता है एक फेज और एक क्या है, न्यूट्रल। ये वॉश टाइमर है, तो वॉश का टाइमिंग अगर तुम 30 मिनट फिक्स करोगे तो टाइमर के हिसाब से ऑपरेट करेगा इसको, वॉश मोटर को। यहाँ एक बजर है, बजर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, कैपेसिटर है। ये स्पिन मोटर है जो फिसलाएगा, ये वॉश मोटर है जो क्या करेगा, साफ करेगा। कितने मोटर होते हैं, यहाँ एक स्पिन टाइमर भी है। स्पिन करना मतलब समझ लो फिसलाना, जैसे कपड़ा को चला स्पिन मोटर के द्वारा, वॉश मोटर के द्वारा हम सारा जो डिटर्जेंट वाला पानी है उसको फेंकेंगे, कपड़ा को फिसलाने के लिए मोटर चाहिए, तो फिसलाने के लिए हम लोग पूरा जैसे यहाँ हम लोग इसे लगा देते हैं, यहाँ पर स्पिन मोटर इससे जुड़ा होता है, स्पिन मोटर। यहाँ जो पंखी होता है इससे जो मोटर जुड़ा होता है इसको कहते हैं वॉश मोटर। तो वॉश मोटर का काम है डिटर्जेंट को चलाना, ये स्पिन मोटर का काम है पूरे बर्तन को क्या करना, घुमाना, जैसे कपड़ा भी हमारा क्या होगा, रोटेट होगा। या एक घरेलू विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग कपड़े धोने और सुखाने के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन कितने प्रकार की है, कौन कौन, अर्ध स्वचालित, अर्ध स्वचालित मतलब हाफ मैनुअल हाफ ऑटोमेटिक, और चालित मतलब हो गया ऑटोमेटिक। चला अभी जो पुराने जैसे मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग को तुम ऑटोमेटिक दे मामला हो जाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाई, उसके लिए जब भी खरीदना ये वाला खरीदना, ये वाला नहीं खरीद लेना, ये बड़ा मेहनत का काम है, इसमें चला कपड़ा साफ करना। सेमी ऑटोमेटिक जो है वो बढ़िया है, ना ऑटोमेटिक ना नॉन ऑटोमेटिक बीच में रखना। तुम अपने लिए अपनी पत्नी के लिए जो खरीदना, मोबाइल वर्ल्ड से जो आई है उसके लिए तुम ऑटोमेटिक खरीद सकते हो, बहुत आसानी, रिमोट से ऑपरेट होता है। जैसे अगर मान लो कि वहाँ बाथरूम में कपड़ा साफ हो रहा है, मन नहीं है उठ के जाने का, आप बंद करना है, तो पहुंचने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में ऐप आता है, ऐप इंस्टॉल रहेगा, जो ऑपरेट करना चाहोगे, पानी फ्लश करना है ऑन द स्विच एंड फ्लश योर वाटर। इतना आसान नहीं हो गया, लेकिन अब इतना भी आधुनिक नहीं कर देना तो फिर एक आध महीना पे मिस्त्रियों की आवश्यकता होगा। मेंटेनेंस सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक में होता है, लेकिन ऑटोमेटिक के लाभ इतने होते हैं कि हम लोग उसको यूज कर पाते हैं। कहते हैं स्वचालित वॉशिंग मशीन। मैनुअल की अगर बात करें, साधारण वॉशिंग मशीन, सामान्यतः अधिकतर घरों में साधारण वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल एक टब जगह में पानी रखते हैं, कपड़ा डालते हैं, और एक ही मोटर होता है। कितने टब, एक टब और एक मोटर होता है। ये कहे फोन करो, हेलो हेलो बोलिए सर, हेलो क्लास में एक ऑपरेटर इसमें चला, एक टब होता है एक मोटर। अब राम पते की बात बताइए, सब हम पढ़ा रहे हैं ना, झूठ मूठ का पढ़ा रहे हैं। अगर कोई काम नहीं की पूछेगा, वॉशिंग मशीन का टब होता है मैनुअल में,
नहीं पूछेगा, सीधा तरह पूछेगा, लाइन फिक्स है कि ग्राइंडर में कौन मोटर का उपयोग करते हैं यूनिवर्सल में, या पूछेगा उसमें एसी सप्लाई डीसी के दोनों, खत्म हो गया, कोई काम नहीं होगा। जबरदस्ती हम मसाला पीस रहे करेंगे, बाकी फिर का सवाल है ना, तू खर्च कर, हां अपना मसला पढ़ाया ये नहीं पढ़ाया, जबकि उसका कोई काम नहीं है। हम बोले ना अभी तक थर्मोस्टेट बार-बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जरा सी थोड़े पूछेगा, बताओ इमर्सन रॉड जो होता है ओकरा से कैसे गर्मा के कौन टाइम में नहाते हैं, थोड़ा खाली पूछेगा ओकरा में कौन कॉइल लगाएंगे तो हीटिंग एलिमेंट होगा, उतना ऑलरेडी पता है नाइक्रोम, कौन कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होता है ओकरा हम लिस्ट दे दिए हैं। जबरदस्ती हम कपड़ा लता साफ कर रहे हैं, अगर कोई काम नहीं है। ऑपरेटर द्वारा ही पानी एवं डिटर्जेंट डालकर समय भी सेट किया जाता है। ऑपरेटर इसमें पानी भी डालता है, डिटर्जेंट भी डालता है। जैसे मान लो तुमको अभी कपड़ा साफ करना है तो तुम अभी कपड़ा डाला, उसी हिसाब से तुमको अभी डिटर्जेंट डालना है, अभी तुमको उतने पानी डालना है। ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं है, एक बार पैकेट लाए 2 किलो में डाल दीजिए, एक बार पानी का पंप लगा पाइप लगा के छोड़ दीजिए, जितना पानी लेना है उतना ले लेगा, जितना डिटर्जेंट लेना है उतना ले लेगा, तुमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कहते डिटर्जेंट लगाकर समय भी सेट कर दिया जाता है। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल वाला। इसमें पल्सेटर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कौन तकनीक? यही पल्सेटर तकनीक। इसमें तुम पानी डालोगे, पानी डालकर ये वॉश मोटर है, इसको घुमाएगा, और घुमाने के बाद इधर से पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, फ्लश हो जाएगा। इसमें इसकी डिस्क मोटर के साथ क्या होती है, फिक्स होती है। ये जो डिस्क है इसका, ये मोटर के साथ, वॉश मोटर के साथ फिक्स होती है। हाफ ऑटोमेटिक होगा, फुल ऑटोमेटिक होगा। इसमें कितने टब होंगे? 2 टब। फुली ऑटोमेटिक में भी लगभग 2 टब होता है। पहला टब कपड़ा धोना और दूसरा टब कपड़ा को क्या करना, सुना तो कुछ है, एकरा में चला एक मोटर लगा के घुमा दिए तो साफ हो गया, और एकरा में डाल दिए तो डालने के बाद क्या होगा, उष्मा जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा, थोड़ा उष्मा मतलब वो वाली उष्मा नहीं, ये गर्म हवा जनरेट करेगा। और गर्म हवा इसमें इसके अंदर फिलामेंट लगा होगा नाइक्रोम का, जो गर्म हवा जनरेट करके ब्लोअर लगा देंगे, ब्लोअर लगा देंगे, इधर गर्म हवा आएगा तो कपड़ा लगभग तुम्हारा सूख जाएगा, पूरा नहीं सूखता है, लास्ट टाइम उठा के थोड़ा सा फैला देगा तो सूख जाएगा, और पॉलिस्टर वगैरह रहेगा तो सूख जाएगा। तो कुछ नहीं चला, एक इसमें मोटर लगा के घुमा दिए, बोलन दे एक आध रिले वगैरह लगा दिए, ओवरलोड हो जाएगा तो अपने आप मोटर का स्विच क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा, तो मोटर चल जाएगा। तो इसलिए ओवरलोड रिले लगा देते हैं कि ओवरलोड हो जाए तो मोटर के स्विच को ट्रिप कर देना। रिले का काम क्या है, सेंस, दोष को सेंस करना, अपनी पथ को अलग करना। रिले यहाँ लगा, यहाँ पर कपड़ा डाल दोगे तो क्या करेगा, उसको गर्म हवा छोड़ेगा, गर्म हवा छोड़ेगा तो कपड़ा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसमें कितने टब होते हैं? 2। कहते हैं चलिए कहते हैं 2 टब के कारण इन्हें ट्विन टब वॉशर कहते हैं। इसमें एक या कितने मोटर हो सकते हैं? 2। कपड़े धुलाई का टब कम गति तथा कपड़े सुखाने वाला टब अधिक गति, क्योंकि एक लगेगा चल जाएगा। कपड़ा धोने वाला चला अगर कहीं पर धीमे भी है तो धोबे करेगा, लेकिन गर्म जो हवा आ रहा है वहां पर अगर कपड़ा रुक गया तो मामला गड़बड़ जाएगा। इसलिए कपड़ा धोने वाला जो है वो धीमी गति से, और कपड़ा सुखाने वाला जो है वो तेज गति से प्रचालित होता है, जिसमें स्प्रिंग लगी है, श्रृंखला लघुकरण की व्यवस्था होती है, जो यांत्रिक, जिससे उसे यांत्रिक टाइमर कहते हैं। स्प्रिंग लगा होता है, शॉर्ट किया हुआ होता है टाइमर से, जिसके द्वारा एक फिक्स टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दोनों टब यांत्रिक टाइमर को घड़ी के समय नियंत्रक भी कहते हैं, इससे हम लोग समय को नियंत्रित करते हैं। वॉशिंग मशीन में गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए लगा पंप, कौन पंप कहलाता है? चलो गंदा पानी आया है तो नॉर्मल नहीं बहेगा, अब बहेगा भी चला तो वहीं रह जाएगा। इसे हम चाहते हैं बाहर हाई प्रेशर पर बाहर निकले, देखो पंप लगा देना पड़ेगा, बोले तो जैसे ड्रेन स्विच ऑन करोगे पंप चालू होगा और सारा का सारा पानी को बहा देगा। वॉशिंग मशीन में सिंगल फेज, वॉशिंग मशीन का पूरे घर का सारा इंस्ट्रूमेंट लगवाओ, सिंगल फेज, कितना हर्ज, ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये सब याद नहीं करना, रटने नहीं लगना, हम इसका लिस्ट देंगे। इसकी क्षमता 1/3 से 1/2 एचपी होता है। हाफ एचपी हुआ, ई कितना एचपी हुआ, 1/3 मतलब 0.33 एचपी, लगभग हाफ एचपी या 2.33 एचपी का मोटर हम लोग प्रयोग करते हैं। पूर्णतः फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक होगा तो तुमको कुछ नहीं करना, कपड़ा डाल देना है, वो अपने आप कपड़ा को टाइमर के हिसाब से साफ भी कर देगा, अपने आप उठ के चला जाएगा काम पर। खाने के लिए डिटर्जेंट जितना लेना है अपने ले लेगा, पानी जितना लेना है अपने ले लेगा, फ्लश जैसे होना है वो अपने हो जाएगा, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोगों के यहाँ होगा तो नहीं सर हमारे यहाँ ऑटोमेटिक है, हम तो साफ करते हैं उठा के डालते हैं, तो ऑटोमेटिक तो लग रहा है ना, हाफ ऑटोमेटिक है, जेकरा में 2 टब है, मतलब क्या है, ऑटोमेटिक है, लेकिन वो हाफ है, वो फुल। कहते हैं इसमें वस्त्र धोने से सुखाने तक का कार्य एक ही टब में कर लिया जाता है, किसी में 2 टब होता है, किसी में 1 टब होता है। अब 1 टब में देखो कैसे होगा, अगर मान लो एक टब में हम दे दिए कपड़ा देने के बाद हम सारा स्विच ऑन, एक बार स्विच ऑन किए, ऑन करेंगे तो उसका टाइमर लगा हुआ होगा, 10 मिनट तक पानी का सप्लाई जाएगा, डिटर्जेंट जितना जाना चाहिए उतना जाएगा, 8-10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद जब 11वां मिनट आएगा ये सप्लाई जो डिटर्जेंट का बंद हो जाएगा, आई पानी का सप्लाई चालू रहेगा, पानी का सप्लाई चालू रहेगा तो धुला जाएगा, क्योंकि तो वॉश मोटर से चल रहा है, धुला जाएगा, तो धुला जाएगा, उसके बाद इसका सप्लाई बंद करेंगे तो अपने आप सारा बाहर निकल जाएगा, अब पानी जैसे बाहर निकल जाएगा फ्लश अपने आप होते जाएगा, और जैसे ही पूरा का पूरा डिटर्जेंट इसका निकल गया, धुल गया, उसके बाद ये सप्लाई भी बंद हो जाएगा, अब ब्लोअर स्टार्ट हो जाएगा, बोलो ने, अब ब्लोअर स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे कपड़ा को क्या करेगा, भैया एक बार डालो, एक बार क्या करो, निकालो, और 2 टब में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वस्त्र धोने से सुखाने तक का कार्य एक ही टब में किया जाता है। सभी क्रियाओं का नियंत्रण एक माइक्रो कंट्रोलर युक्ति इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा किया जाता है। अभी फिर चला तुमको कैसे कैसे समझ जाता है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते हम लोग, किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें ट्रायक वगैरह का यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं, चला उतना टाइमर लगा के उतना टाइम में एक सर्किट को ऑफ और एक सर्किट को क्या करेगा, ऑन करेगा, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ऑन ऑफ करने के लिए वो स्विच है, लेकिन तुम पढ़ा होगा डायोड भी एक प्रकार का स्विचिंग युक्ति है। इवन डायोड 10 टू द पावर मेरा 12 सेकंड में स्विच ऑफ कर देता है। कितना सेकंड, 10 में 12 सेकंड कितना हो जाता है, कितना, 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा, उतना देर में स्विच ऑफ कर देता है। तुम्हारे पास सर्किट को चालू और बंद करने के लिए स्विच है, लेकिन अगर तुमको स्विच ऑन ऑफ करना है सही तरीके से तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं डायोड जो एसी से डीसी में क्या करे, बदल दे, वहीं पे जीना डायोड जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वहीं पे टनल डायोड जो फास्ट स्विचिंग का काम करता है। डायोड अलग अलग प्रकार के, डायोड तुमको नहीं पढ़ना, तुमको डायोड इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ना है, आपको डायोड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं। सभी क्रियाओं को नियंत्रित का नियंत्रण, ये जो सभी क्रिया है कि कब डिटर्जेंट ऑफ होगा, कब पानी ऑफ होगा, कब ब्लोअर चालू होगा, ये सभी क्रियाओं का नियंत्रण माइक्रो कंट्रोलर युक्ति इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा किया जाता है, डायोड ट्रायोड इत्यादि लगाकर। इस वॉशिंग मशीन के द्वारा कपड़े धोना एक सरल कार्य है कि आप मैनुअल में चला खड़ा रहना पड़ेगा, पानी कम हुआ, डिटर्जेंट कम हुआ, कौन ज्यादा हुआ, कौन कम हुआ। मशीन में प्रोग्रामिंग इस प्रकार से की जाती है कि स्वतः ही पानी अंदर लेता है, डिटर्जेंट के साथ कपड़े को धोकर सुखा कर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर आप उसको निकाल लीजिए। उपरोक्त प्रकार के अलावा वॉशिंग मशीन लोड के आधार पर प्रकार का कौन कौन, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं, वो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े कहां से डाले जाते हैं, देख लो, एक यहाँ से ऊपर से, एक यहाँ से सामने से, 2 प्रकार का, टॉप लोडिंग
अरे वो फ्रंट लोड, बाकी कुछ खास नहीं। कई तकनीक के आधार पर वर्गीकरण, एक होता है चला पल्स्टर वॉश तकनीक। कौन तकनीक चला? पल्स्टर वॉश तकनीक। अच्छा चला एक बात बताओ, खूब पूछा जाता है जनरल कॉम्पिटिशन में कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अब केंद्र बल पर पढ़ा है ये चला वॉशिंग मशीन का ये जो फैन है यही काम करता है अब केंद्र बल के सिद्धांत पर। अब केंद्र बल मतलब बाहर की ओर के अंदर क्यों? लिख लो, पूछता है वहां भी वॉशिंग मशीन अब केंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत पर काम करता है। अब केंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन कितने टाइप का? तो चलो हम थोड़ा क्वेश्चन एक झलक में दिखाते हैं जितना भी प्रीवियस ईयर है। एक क्लास और लेंगे इसका, लास्ट क्लास। अभी तो चलो हम एक झलक में क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्यूशन छोड़ दो, सिर्फ क्वेश्चन देखो। सब ए टू जेड जेएमआरसी का क्वेश्चन। थर्मोकपल पढ़ा है? सीबेक का सिद्धांत। थर्मोकपल हीटर निम्नलिखित प्रकार करता है। प्रेरक भार, धारिता भार, प्रतिरोध भार। तापन के साथ गैस के प्रतिरोध के मान में काफी बदलाव होता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, थर्मिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर। यदि मिक्सर के मोटर की धातु के केस की वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो क्या हो जाएगा? बिजली की खपत इनमें से सबसे अधिक किसमें होती है? विद्युत स्त्री के तापन नियंत्रण करने का स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? सील टंगस्टन ट्यूब, टंगस्टन कॉइल, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। बिजली के हीटर तैयार करने के लिए ताप उपयोग किया जाता है। एक विद्युत चालित स्त्री का बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित होता है? दो उपकरण सामान्यतः इनमें से किस काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? मतलब इस बार एसी के डीसी गीजर के बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच कौन सी सामग्री होती है? क्या होता है? ग्लास बोल। विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर, रिले, इलेक्ट्रिक आयरन। विद्युत की तरह में ताप नियंत्रक किस तरह से जुड़ा होता है? फ्यूज के समानांतर विद्युत स्रोत के छोरों पर तापन अवयव के श्रेणी क्रम में, तापन अवयव के समानांतर क्रम में। एक विद्युत रूम मीटर में तापन कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? प्रतिरोध तापन, प्रेरण तापन, पराविद्युत तापन, आर्क तापन। बुझल रे कौन तापन? ये तो वही है, ये तो कोई बता देगा। ये है भाई, कितना यूनिट बिजली खपत हुआ सबको गुना करके एक हजार से क्या करना? भाग। माइक्रोवेव ओवन में कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है? बता दिया। विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मा की चालक कौन है? इलेक्ट्रिक हीटर में। इलेक्ट्रिक हीटर में कौन यूज होता है? अरे पगला 2 टन। ये भी पढ़ाना बाकी है, लास्ट में लिस्ट लिखा हुआ है। कितना टन में कितना एमएम का ताप होगा सबसे लास्ट में लिस्ट होगा। अरे नहीं है वही लिस्ट है। यदि किसी का अभी पंखा तो नहीं पढ़ाए हैं, यदि किसी कारण एक संयोजक खुला रह जाएगा तो क्या होगा? अभी पंखा पढ़ाएंगे। साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है? बता दो क्या होगा? तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण क्या होगा? केबल के चालक आवरण की किस्म, विद्युत धारा जनित ऊष्मा, केबल के चारों ओर का वातावरण, ऊष्मा विकिरण का ना हो पाना। कितने लोग ये पेपर में है? देखने से भी लगता है छोटा, कल भी तो नाम लिखाए थे। याद करो, करंट के कारण हीट जनरेट होता है, अब वोल्टेज के कारण स्पीड कंट्रोल होता है। देखा एक भी क्वेश्चन चला इस टाइप का नहीं पूछा है जहां पे पूछे कि बताओ वॉशिंग मशीन का वोल्टेज होता है। कभी नहीं पूछेगा, तुमको भी नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको जो क्वेश्चन पूछेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है तुम्हारे दोस्त क्या? पंखा, फैन क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा। एक क्लास और हमको दे दो तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे अच्छे से। अब चला इधर आ जाओ। धुलाई तकनीक के आधार पर वर्गीकरण। ये चला कुछ नहीं है, अगर कोई काम नहीं है फिर भी एक बार देख लो। पल्स्टर वॉश तकनीक या सबसे साधारण तकनीक है। इसमें एक अवतल आकार, अवतल मतलब धंसा हुआ, अवतल मतलब अवतल आकार की डिस्क टब की दीवार पर लगी होती है या कपड़े को पानी में घुमाता है और कपड़े डिस्क और दीवार से रगड़ खाकर क्या हो जाते हैं? साफ। इसमें वो डिस्क रहता है और दीवार रहता है, दोनों में रगड़ होता है। टम्बलर टाइप, टम्बलर या एक सरल ड्रम की सहायता से कपड़ों की टम्बलिंग समझते हो? वाइब्रेट करवाना। धुलाई क्या है? इसकी संरचना सरल होती है। ड्रम कपड़ों को घुमाकर क्या करता है? ये जो ड्रम है कपड़ों को घुमाकर धोता है। इसमें कपड़े छोटे समय ड्रम में घुमाए जाते हैं। उसके बाद एजिटेटर वॉश तकनीक। वॉशिंग टब का आकार अंदर से लंबा बेलनाकार होता है, अंदर एक एजिटेटर लगा होता है। एजिटेटर भी वही है, इस टाइप को हम कहते हैं एजिटेटर। इस पर जैसे कोई कपड़ा पड़ेगा वैसे क्या करेगा? घुमा। इसमें कपड़े एजिटेटर के पास चारों ओर घूमते हैं, कपड़े क्या हो जाते हैं? या तकनीक कोमल कपड़ों के लिए उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि चला बहुत जोर से घुमा देता है। एयर वॉश तकनीक, एयर वॉश मतलब हवा से नाजुक कपड़ों की सरलता, जैसे सिल्क वगैरह को धोने के लिए हम लोग उसमें लगाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सिल्क का कपड़ा जैसे डालोगे चला मुचार के देगा, फाड़ फूट। नाजुक कपड़ों को सरलता से धोने के लिए एयर बबल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग स्वेटर वगैरह को इजी में धोते हैं। तुम जाओ ऐसे देखने लगता है भाई के पास जाना है, जाओ नाजुक कपड़ों को सरलता से धोने के लिए एयर बबल तकनीक। 5 पंच वॉश तकनीक। इस मशीन में बहुपक्षीय विधि से कपड़े धोते हैं, अलग-अलग पक्ष से। इसमें पानी के कपड़े ऊपर से तेज दबाव के साथ डाले जाते हैं। न्यूरो फजी लॉजिक तकनीक। इस मशीन में प्रोग्रामिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। वाटरफॉल तकनीक। वाटरफॉल मतलब वाटर को गिराकर तेजी से हाई प्रेशर पर वाटर को गिराते हैं। यह लगभग 5 पंच वॉश तकनीक के समान है। इसमें जेट से पानी को टब में डाला जाता है, पानी के तेज बहाव से धूल को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ये सब का काम नहीं था, लेकिन पंखा का काम है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। 15 मिनट पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। भाग लो तुम। हां रुक न रे। जैसे बच्चा को पहले क्या था? 1 चम्मच बस
उसका वो वाला भाग भी लिखो। देखो चला, एक टेबल फैन है, एक सीलिंग फैन है, तुम्हें को फैन है फिलहाल। टेबल फैन मेरे तरफ घुमा था, सब उधर घुमा दिया। देखो चला, कुछ नहीं है पंखे में, ये तुम्हारा शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के साथ ये कॉइल है जो फिक्स है, बोलो ना। ये स्टेटर है, स्टेटर और स्टार्टर में फर्क है, ठीक ना। ये स्टेटर है, ये क्या है, क्या है ये रोटर। ये चला, एक मिनट, ये तुम्हारा स्टार्टर है, ये रोटर है, ये घूमेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, ये रोटर है, ये क्या है स्टेटर, ये घूमेगा। इसमें चला तुम क्या करेगा, प्लेट लगा देगा, बोलो ना, इसमें प्लेट लगा देगा। ये तुम्हारा हो गया रोटर, बोलो ना। ये क्या हो गया स्टेटर। अभी प्लेट जो लगेगा किसमें लगेगा, किसमें लगेगा, ये घूमेगा, ये फिक्स है, ये क्या है चला फिक्स, ये कभी घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। अब रोटर जो तुम कहते हो, तो रोटर में दोनों आ जाता है, ये दोनों रोटर है, ये और ये, देखो ये और ये मेनली तो यही है। इसी में देखो ये वाइंडिंग को क्या तुम्हारा आर्मेचर वाइंडिंग इसको कहते हैं, बोलो ना। इसमें तो स्लॉट कटा हुआ है अलग अलग जगह पर, वाइंडिंग को क्या करने के लिए, लपेटने के लिए। ये इसके साथ जब सट जाएगा तो ये जो घूमेगा ना, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है तुम्हारा क्या होगा, घूमेगा। ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा क्या है, ये स्टेटर है, ये दोनों क्या है, रोटर है। पंखा का प्लेट किस पर लगा होगा, रोटर। ये क्या हो गया, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर चला हम लोग 2 से 2.5 या 1.5 माइक्रोफैराड का लगाते हैं, वहां रखो, कहते हैं पंखा। सब दोनों अलग अलग चला भी पढ़ाएंगे। रनिंग वाइंडिंग क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, इसमें 2 प्रकार का वाइंडिंग होता है, एक रनिंग वाइंडिंग और दूसरा क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। पंखा यहाँ लाओ, कहां लेके जा रहा है, पंखा एक प्रकार का क्या है, मोटर है, बोलो कैसे, करंट देते हैं, घूमता है, उसी को मोटर कहते हैं। जगह घुमाते हैं तो करंट मिलता है, कहते हैं जनरेटर। तो पंखा एक प्रकार का क्या है, मोटर। पंखा एक मोटर होता है जो ब्लेड को क्या करता है, ये तुम्हारा ब्लेड है, इसको क्या करता है, घुमाता है। पंखा कमरे को ठंडा और वायु के वेग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पंखा कितने प्रकार का, 2 प्रकार, एक सीलिंग फैन, विद्युत पंखा का आविष्कार कितना इसमें, क्यूलर व्हीलर ने किया था। कैसे किया था, इसका जब बुक है, क्या बुक है इलेक्ट्रिशियन का, आज इधर कहते हैं पंखा को ठंडा और वायु को क्या करता है, नियंत्रित। विद्युत पंखा का आविष्कार कितने इसमें होगा, कौन किया। आप पंखा का उपयोग कमरे में हवा के प्रवाह को क्या करने के लिए, संतुलित बनाने के लिए। कौन कौन पंखा, सीलिंग फैन और टेबल पंखा। सीलिंग फैन की अगर हम बात करें, वह पंखा जिसे छत से हुक द्वारा संयोजित किया जाता है, उसे कौन पंखा कहते हैं, छत पंखा कहते हैं। यही ना छत पंखा है। पंखा की क्षमता को क्यूबिक फीट प्रति मिनट पूछता है, चला हाईलाइट कर लो, क्यूबिक फीट प्रति मिनट में मापा जाता है, क्यूबिक फीट प्रति मिनट में मापा जाता है। पंखे का आकार किसके, स्वीप पर आधारित। स्वीप कहां से कहां तक होता है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, डायगोनली एक छोर से दूसरे छोर तक, वो क्या कहते हैं, स्वीप। कहता है, ये भी पूछता है, चला हाईलाइट करो। पता है पंखे का आकार किस पर आधारित है, स्वीप पर। सीलिंग फैन में सामान्यतः कितने ब्लेड, हाईलाइट करो, प्रयोग किया जाता है, जो कितना डिग्री पर सीधा रहता है कि 10 से 15 डिग्री टिल्टेड रहता है। जो ब्लेड होता है चला 10 से 15 डिग्री पर टिल्टेड होता है, ये है टिल्टेड, टिल्टेड होता है, कितना डिग्री, 10 से 15। इसके ब्लेड की लंबाई पिच और स्पीड के अनुसार होती है। इसके किसके अनुसार, पिच मतलब इसके टेढ़ेपन और किसके स्पीड पर। अगर हाई स्पीड है तो ब्लेड छोटा कि बड़ा, हाई स्पीड होगा तो ब्लेड छोटा, क्योंकि आई बराबर होता है एमआर। आई बराबर क्या होता है, एमआर। त्रिज्या जितनी कम होगी वेग उतना ज्यादा होगा, लिख लो। अधिक स्पीड वाले, अधिक स्पीड वाले फैन, अधिक स्पीड वाले फैन की त्रिज्या कम होती है, की त्रिज्या कम होती है, और कम स्पीड वाले फैन कम स्पीड वाले फैन की त्रिज्या अधिक होती है। ये वो चीज और ध्यान रखना कि जो पंखा का ये ब्लेड है, यहां से यहां तक हम लोग ब्लेड स्वीप के नाम से जानते हैं। कौन स्वीप के नाम से जानते हैं, ब्लेड स्वीप। घरेलू पंखा में चला कितना, मेनली 1.5 से 2.5 यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जाएंगे कितना, 5 तक। घरेलू पंखे में 2 से 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। कितना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना वाट होता है, 50 से 100 वाट का। 50 से कितना वाट का, 100 वाट का होता है। कितने वाट का होता है। पंखे का साइज कहां से कहां तक, केंद्र से लेकर, केंद्र है, केंद्र से लेकर ब्लेड के अंतिम छोर तक ली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो चला, ये स्टार्टर है कि रोटर, ये स्टार्टर है ना, इसी पर नहीं शाफ्ट लगा हुआ है, यही शाफ्ट ऊपर छत में लगा है, बोलो ना। ये स्टार्टर है कि रोटर, स्टार्टर से जो शाफ्ट लगा है वही कहां लगा है, कहां से लगा है, छत। पता है स्टार्टर, स्टेटर, हाँ स्टेटर, छत से लगे हुक, हाँ स्टेटर कौन है, स्टार्टर नहीं, सुन नहीं रहेगा तुम, बोलो
कितना नंबर स्टेटर की स्टार्टर बोलो गुरका स्टैंड अप गुरका बोल ये लिख लो है तेरा देख रहा हूं तो क्यों पूछ रहा हूं स्टेटर की स्टार्टर बोलो क्या पूछ रहा है हो गया अब कितना बार बोले इसमें स्टेटर लगते हैं स्टेटर होता है कि स्टार्टर होता है स्टेटर रोटर वाइंडिंग होगा तभी ना तुम्हारा काम होगा स्टार्टर का काम है धारा को क्या करना नियंत्रित करना वो वहां लगता है चला जहां अधिक धारा लिया जाता है बहुत अधिक धारा लिया जाता है वहां पर लगा के हम कंट्रोल करते हैं इसको करंट के मान इसके मान को भाई क्लियर फीलिंग बढ़िया देख लो स्टेटर एक स्टार्टर है स्टेटर छत से लगे हुक से लगी रॉड से कसा हुआ एक भाग स्टेटर होता है सीलिंग फैन में स्टेटर किसके अंदर होता है सही है भाई ये रोटर है मेन रोटर है ये रोटर के अंदर में नहीं ये स्टेटर है बोले सीलिंग फैन में टेबल फैन में फिर मामला गड़बड़ है टेबल फैन में फिर झोल है तो उल्टा होता है बात करेंगे उस पर भी सीलिंग फैन में स्टेटर कौन चला रोटर के क्या होता है अंदर कि बाहर होता है स्टेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है कौन कौन अभी तुरंत बता रहे थे दो प्रकार की वाइंडिंग होगी एक स्टेटर वाइंडिंग और एक कौन वाइंडिंग रनिंग अब स्टेटर वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग पर अलग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में एक मेन वाइंडिंग होता है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी होता है उस पर भी बात करेंगे अलग से पता है स्टेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है एक स्टेटर स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा कौन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग रोटर जो होता है वो सीलिंग फैन को घूमने का कौन भाग होता है यही रोटर है सीलिंग फैन का पंखा इस ब्लेड इसी से लगा रहता है और रोटर तो साफ से कनेक्ट होकर यहां जुड़ा हुआ है स्टेटर स्टेटर साफ से कनेक्ट होकर अस्थिर रहेगा कि गतिशील होगा आई रोटर जो है यही ना ब्लेड को घुमाएगा रोटर मतलब इसकी बात कर रहा है रोटर मतलब किसकी बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है स्टेटर मतलब किसकी बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं सही है ना कहते हैं रोटर सीलिंग फैन का घूमने वाला भाग होता है कौन वाला भाग होता है जिस पर ब्लेड को क्या किया जाता है कसा जाता है और सीलिंग फैन की बॉडी पूरी की क्या होती है चला वो चीज ध्यान रखना बॉडी सबसे बाहर वाला भाग जो बाहरी स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसी को क्या कहते हैं बॉडी अब बताओ चला इसको अर्थेट करने की आवश्यकता है काहे ये बताएगा क्या है इसलिए दोस्त मेरे क्योंकि अधिक वोल्टेज वाले पर जो ऑपरेट होता है उसी को हम लोग अर्थिंग करते हैं और जो और ज्यादा जैसे 900 वोल्ट से ज्यादा पर ऑपरेट होता है उसमें डबल अर्थिंग करते हैं और इतना 5 एम्पीयर पे ऑपरेट होता है इस सब डबल अर्थिंग की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें करंट भी लगेगा तो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा अच्छा एक बात पता चला एक ही घर में हमको सप्लाई एक जगह 15 एम्पीयर दे दिए एक जगह 5 एम्पीयर देते हैं किसको किसको ये बात कौन समझा सकता है कि घर में हमारा पावर सप्लाई एक ही तार से आ रहा है एक ही तार से करंट आ रहा है एक जगह 5 एम्पीयर दे पा रहे हैं पंखा को एक जगह इसको 15 या 20 एम्पीयर दे पा रहे हैं इसका क्या मामला है कैसे लोड के अनुसार बताओ पूछ बोला वोल्टेज धारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते कैसे वायर का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तब प्रतिरोध घट जाएगा धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा वायर का क्षेत्रफल कम कर देंगे तब प्रतिरोध बढ़ जाएगा क्योंकि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/a होता है तो क्षेत्रफल कम कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा धारा घट जाएगा नहीं समझ में आया तो क्यों ला स्टैंड अप 5 एम्पीयर का तार मोटा कि 15 एम्पीयर का है मोटाई कम कर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा इसके प्रोपोर्शनल यही कहां से लाया और में तो समानांतर में होता है जब वोल्टेज समान होता है जैसे तार अगर मोटा लेंगे तो उसका प्रतिरोध क्षेत्रफल क्या होगा ज्यादा होगा क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्रतिरोध क्या होगा ये मामला है अब प्रतिरोध जब कम हो जाएगा तो धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा तो जहां तुमको ज्यादा एम्पीयर चाहिए वहां मोटा तार लगा दो और जहां कम एम्पीयर चाहिए वहां पतला तार क्लियर है जहां ज्यादा एम्पीयर चाहिए मोटा तार जहां कम एम्पीयर चाहिए पतला तार सीलिंग फैन की बॉडी क्या होती है घूमती है स्टेटर क्या रहता है अस्थिर स्टेटर किससे जुड़ा होता है सीलिंग फैन के साथ से और रोटर किससे जुड़ा होता है पंखा से ब्लेड से सीलिंग फैन में संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस क्रम में जुड़ा होता है प्रति क्रम में जुड़ा होता है जो मोटर को अधिक प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करता मतलब मामला क्या है कि प्रारंभ होने के लिए धक्का चाहिए ना कि नहीं चाहिए कैपेसिटर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है क्या करता है कैपेसिटर आवेश को संग्रहित करता है और आवेश जब संग्रहित करता है इसका मतलब इसके पास ऊर्जा होता है कि नहीं होता है और एसी को जाने देता है डीसी को स्टोर करता है और समय आने पर यह प्रवाहित कर देता है विद्युत धारा को प्रवाहित कर देगा तो उसमें तो धक्का लगेगा कि नहीं तो कहते हैं किस वाइंडिंग से जुड़ा होगा दो वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग तो दोस्तों अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो खुलना संभव नहीं है ये इनपुट है अरे यहाँ से आउटपुट निकला कैपेसिटर से कि इसमें अंदर में ये स्टार्टिंग वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होगा और रनिंग वाइंडिंग का स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम है धक्का देना क्या देना और रनिंग वाइंडिंग का काम है जब धक्का मिल जाए चलाते रहना बोलेंगे इसलिए दो वाइंडिंग होता है अगर जो मोटर को अधिक प्रारंभिक टॉर्क देता है आपको कहेगा कैपेसिटर यहाँ पर दो वाइंडिंग है एक कौन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग एक कौन वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग आई कैपेसिटर किसके श्रेणी में लगा अभी जब पूछ रहा था किसके श्रेणी में लगा अगर तुमको ये पहचानना है कि कौन स्टार्टिंग वाइंडिंग है कौन रनिंग वाइंडिंग है तो जगह कैपेसिटर लगा होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम है प्रारंभिक बला गुण को बढ़ा देना अर्थात बला गुण बढ़ेगा मतलब ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा ज्यादा लगेगा धक्का दे देगा ना धक्का दे देगा रनिंग वाइंडिंग को क्या करने लगा चला दे बोलेगा नहीं करे ये अगर तुम चलते हुए मान लो चल रहा है तो इससे तुम स्टार्ट करवा दिया ये चलाने लगा इसको हटा लोगे चलते रहेगा लेकिन कम गति पर कि ज्यादा गति पर अच्छा एक बात बताओ अगर मान लो कि रनिंग हम पहले ये स्टार्टिंग टॉर्क है तो स्टार्ट वाइंडिंग को चला दिया ना अब एक हटा लिया ये चल रहा है ग्रेविटी लाइन चल रहा है और हम एक हटे ले हैं कैपेसिटर का कोई यूज नहीं करना नहीं करना अभी स्लो हो जाएगा तेज हो जाएगा और अगर हम इसका यूज कर रहे हैं फिर चार्ज पर धक्का मार देते स्टार्ट करने टाइम में धक्का मारा कौन ये चार्ज जो स्टोर कर लेता है सप्लाई दिया इधर से करंट सप्लाई देवे किए थे बोलेंगे एक तो ए लड़का टी शर्ट है रे है ना एक तो धक्का मार हम चलने लगा अब तुमको हम कैपेसिटर को खोल देंगे तो स्पीड कम होकर जाती और अगर तुम इस कैपेसिटर को लगले छोड़ देते हो कि बीच बीच में धक्का मारते रहेगा ना तो गति बढ़ा हुआ रहेगा कि घटा हुआ रहेगा क्लियर है इसलिए कैपेसिटर की का काम चला एक तो स्टार्ट करना भी है और दूसरा गति को बनाए रखना बोलेंगे कहते हैं सीलिंग फैन में कैपेसिटर कहां जुड़ा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग में कि रनिंग वाइंडिंग ये फिगर पूरा में नहीं होगा इसको बना लो
स्लिंग फैन में संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस क्रम में लगाते हैं? अगर तुमको पहचानना है कि कौन स्टार्टिंग वाइंडिंग है कौन रनिंग वाइंडिंग है, तो जगह में कैपेसिटर लगा हुआ होगा वो कौन वाइंडिंग है? स्टार्टिंग। और जो रन के लिए जिम्मेदार है वो रन। मोटर का अधिक प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करता है। संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस क्रम में लगा होता है? थ्रेड क्रम में जुड़ा होता है और मोटर को अधिक प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करता है। टॉर्क बोले तो क्या मतलब रेगुलेटर क्या करता है? किसको कंट्रोल करता है? वोल्टेज को। रेगुलेटर विद्युत पंखे को अधिकतम घूर्णन गति को क्या करने के लिए? घटाने। बता दो अधिकतम से बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? अधिकतम से क्या करने के लिए? घटाने के लिए। रेगुलेटर स्टार्टर के किसके किसके चला? स्टेटर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यहाँ पर हम लोग रेगुलेटर लगाते हैं। रेगुलेटर लगा देंगे चला तो ये इसके श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग से तो करंट वोल्टेज को कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें कुछ नहीं है टैपिंग से। रेगुलेटर विद्युत पंखे के रेगुलेटर अरे यार एक मिनट बोलना इसमें रेगुलेटर दिखेगा। रेगुलेटर को भी स्टार्ट करके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। सही है स्टेटर में करते हैं। इसी छत पंखा के परिपथ में रेगुलेटर का उपयोग पंखे में लगे महाविद्युत को यही लाइनें पूछा है पंखा से वोल्टेज को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। पहले के इलेक्ट्रिक रेगुलेटर में पंखे को निम्न गति पर चलने से अच्छी बात पता चला कम गति पर चलेगा तो ऊर्जा की खपत ज्यादा की कम? हाँ ज्यादा की कम? अरे कम गति पर ऊर्जा की खपत ज्यादा की कम? अच्छा बात बताओ घर में देखता होगा जब 1 पर तुम पंखा चलाओ तब पंखा को छू के देखना क्या लगता है? गर्म लगता है। और 4 पर चलाओ तब पंखा उतना गर्म लगता है। लॉसेस कब ज्यादा हो रहा है? कम गति पर की ज्यादा गति पर? तो कहते हैं दोस्त मेरी भी पूछता है पहले इलेक्ट्रिक रेगुलेटर में पंखे के निम्न गति पर चलने से ऊर्जा की बचत नहीं होती थी क्योंकि रेगुलेटर में लगे प्रतिरोधक विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते थे? ऊष्मा ऊर्जा। लेकिन अब जो है अब इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आ गया है। अब कम गति पर आपको ऊर्जा की बचत हो और ज्यादा गति पर ऊर्जा की खपत हो। पहले ऐसा होता नहीं था। नॉर्मल जो रेगुलेटर था उसमें ऐसा नहीं होता था। कम गति पर हमारी ऊर्जा की खपत क्या होती थी? ज्यादा होती थी। आजकल के पंखे में क्या बोले? आजकल के पंखे में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर जिसमें क्या लगा होता है? ट्रायक तथा डायोड नामक चालक का प्रयोग होता है। इस रेगुलेटर के द्वारा यदि पंखा को निम्न गति पर चलाया जाए तो विद्युत ऊर्जा की क्या होगी? आजकल यही ना रहा है। इसमें ट्रायक और क्या रहता है? डायोड। और इसको अगर आप निम्न गति पर चलेगा तो आपको बिजली की क्या हो जाएगी? पहले का रेगुलेटर जो था उसमें कॉइल था तो कॉइल था उसको कम गति पर चलाते थे ना तो करंट को रोकता था। क्या करता था? जिससे हीट जनरेट होता था और हमारी खपत क्या होती थी? ज्यादा होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब का रेगुलेटर में कम गति पर चलाओगे कम विद्युत खपत, ज्यादा गति पर चलाओगे ज्यादा विद्युत। पहले ऐसा नहीं था। कम पे चलाओ कि ज्यादा कम पे चलाओगे तो नुकसान होता है। काहे उधर देख रहे हैं पंखा कम गति पर चल रहा है कि हाँ चेक कर रहे हैं। हमारे घर में कहीं पर रेगुलेटर देखो मुझे लगा इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है। टेबल पंखा वो मेज पर स्टूल आदि पर रखकर प्रयोग किया जाता है। इसमें रोटर स्टेटर के ऑन रोटर इसमें क्या है? इसमें रोटर बाहर है स्टेटर अंदर। इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इस पंखा कहता है इसमें रोटर ऑन रोटर स्टेटर के इसके इसमें स्टेटर रोटर के अंदर है। रोटर है नहीं रोटर के अंदर कौन है? स्टेटर। टेबल पंखा में स्टेटर के अंदर कौन है? रोटर। बाहर से कॉइल रहता है स्टेटर रहता है अंदर में रोटर रहता है। और हम लोग ऐसे प्लेट लगा देते हैं और उसको क्या करते हैं? घुमा देते हैं। ये इस टाइप का होता है। ये हो गया तुम्हारा क्या? स्टेटर। इसके बीच में क्या रहेगा? रोटर। इसमें प्लेट लगा देंगे तो घूमने लगेगा। बोलो क्या जाता है? स्टेटर एक मजबूत और भारी स्टैंड से आइए स्टेटर को स्टैंड पे लगा देंगे कि नहीं? स्टेटर को स्टैंड पे लगा देंगे और रोटर क्या करेगा? घूमेगा। लेकिन रोटर अंदर रहेगा स्टेटर बाहर। इसमें रोटर बाहर है स्टेटर क्या है? अंदर। स्टेटर एक मजबूत और भारी स्टैंड से जुड़ा होता है। स्टेटर के साथ प्राय ऑसिलेटिंग युक्ति जुड़ी होती है जो पंखे को स्टेटर को लगभग कितना डिग्री 90 से 100 डिग्री तक इसको क्या कर देती है? घुमा देती है। कौन युक्ति? ऑसिलेटिंग युक्ति। जो ऑसिलेट करवाता है इस टाइप का गियर लगा हुआ होता है ये यही इसको क्या करता है? घुमा देता है। ऑसिलेटिंग युक्ति यांत्रिक युक्ति है जो रोटर शाफ्ट से क्या होता है? जुड़ा होता है। ये रोटर शाफ्ट है बोला ना ये ऑसिलेटिंग युक्ति है। ये रोटर शाफ्ट से नहीं ऑसिलेटिंग युक्ति पूरा हुआ है। ये जो रोटर शाफ्ट इसी से नहीं पूरा ऑसिलेटिंग युक्ति है बोला आई कितना तक घुमा देता है। ऑसिलेटिंग युक्ति यांत्रिक युक्ति है जो किससे जुड़ा होता है? किससे जुड़ा होता है? यांत्रिक युक्ति है जो रोटर शाफ्ट से जुड़ा होता है। इसके ट्रैक्ट इसके ब्लेड एल्युमिनियम धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि यह जंग रोधी क्या होता है? हल्का प्लास्टिक का भी बनता है। क्या बनता है? प्लास्टिक का भी बनता है। उसके बाद है चला विद्युत घंटी। स्टार्टर और स्टेटर में फर्क है। बड़का स्टेटर और स्टार्टर में फर्क है। स्टेटर का काम क्या है? स्टार्टर का काम क्या है? धारा को लिमिट करना और प्रारंभिक समय में जो धारा उच्च होता है उसको रोक देना। स्टेटर रोटर तो एक भाग है मोटर का। मोटर में तू भाग होगा ना या जनरेटर होगा तो भाग होगा ना। स्टेटर आएगा रोटर सही है ना? बोला ना स्टेटर और स्टार्टर का अंतर समझ गया? स्टार्टिंग वाइंडिंग समझा लड़का क्या समझा? स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या है? प्रारंभिक वाला उत्पन्न करना। आज प्रारंभिक वाला उत्पन्न हो जाए रनिंग वाइंडिंग का काम उसको चलाते रहना। बोला ना क्या करना? आज जब चला रनिंग वाइंडिंग रनिंग चला देगा तो कैपेसिटर खोल लेंगे गति कम हो जाएगा। ज्यादा पक्का कैपेसिटर का टर्मिनल उल्टा कर देंगे तब गति क्या होगा? कभी कोई करके देखा है क्या होता है? बताइए आपको क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ईओ नहीं लगाया है अपनों से लगाया होगा पता चला क्या होता है? पक्का ये होगा बता एकदम उल्टा होगा। कभी लगा के देखना पता चल जाएगा। लिख लो कैपेसिटर के टर्मिनल को आपस में बदल देने पर पंखे की गति बदल जाती है। अब समय के धट से रख लेता है। कैपेसिटर की गति को बदल देने से कैपेसिटर के टर्मिनल को गति को नहीं कैपेसिटर के टर्मिनल को बदल देने पर पंखे की गति विपरीत हो जाती है। पंखे की गति की दिशा वही हुआ। गति की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती। आप चला क्या कर रहे थे? कैपेसिटर की टर्मिनल पर आप बदल देंगे तो गति क्या हो जाएगी? बदल जाए। क्लियर है? पक्का स्टेटर और स्टार्टर में क्या है? अंतर है।
ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक इंटरवल रहेगा, क्या बटन है ये वो, और ऊपर का फिक्स नहीं है। रेगुलेटर अब दो प्रकार का आता है, ये वो जो पहले वाला था उसमें गति कम कर देने से भी ऊर्जा की खपत कम नहीं होती। अब डायोड और ट्रायक लगा के हम लोग गति को कम करके बिजली की बचत कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें, चला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में डायोड खास करके फास्ट स्विचिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। 10⁻12 सेकंड में वो ऑपरेट हो जाता है। और जितना भी ऑटोमेटिक काम है इलेक्ट्रिकल का वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किया जाता है। वहां चला यहाँ तो वहां चला पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन। वहां देखना क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टर में एंगेज करते हैं और फिर उसको डिसएंगेज कर देते हैं। वहां मेरा काम हो जाता है क्योंकि वहां रनिंग वाइंडिंग बहुत ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। वो छोड़ो, यहाँ काम छोटा कनेक्शन देना, 3 फेज डायरेक्ट देते हैं हम लोग स्टार्टर को, अब देंगे और जब चालू हो जाएगा हटा देंगे। वहां अलग है, यहाँ अलग। यहाँ पर लागू चाहिए बहुत कम मात्रा में, अब परमानेंट चाहिए, बहुत हैवी भी नहीं करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इतने से काम चला लेते हैं। लेकिन आप आगे जाइएगा ना, अब 3 फेज सप्लाई पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट एंगेज करते हैं। उससे भी नहीं होता एक्स्ट्रा मोटर लगा देते हैं स्टार्ट करने के लिए, भी नहीं होता है तो पहले डीसी सप्लाई से उसको एक्साइटेड करते हैं, अब तब हटा के 3 फेज सप्लाई पे स्टार्ट करते हैं। बुझाएंगे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में तो बात करेंगे, उसका डिपेंड करता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर। ये इतना छोटा कैपेसिटर मोटर में इतना छोटा कैपेसिटर रहता है, आप उसमें भी चला बहुत जोल है। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़िएगा वहां स्टार्टिंग का अलग मामला है, यहाँ स्टार्टर का अलग। जहां जिस चीज से स्टार्ट होगा हम अपना काम करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा।